हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022-23 की जो एग्ज़ाम आपका 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड जीके और जीएस के जो भी क्वेश्चंस हैं, पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आगे के जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आने की प्रबल संभावना है। और यह आपका 24वां दिन है। 24वें दिन की यह क्लास है और मॉक टेस्ट आपका 24वां है और शाम को 7 बजे से यह स्टार्ट होता है। इसमें टॉप क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। यदि आप एसएससी जीडी के अतिरिक्त और भी एग्जाम जैसे केवीएस, सुपरटेट, रेलवे, पुलिस, एसएससी एसआई, यूपीएसआई, स्टेट एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं उन सभी को भी डिस्कस किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है पहला। क्वेश्चन नंबर है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है। तो किसके द्वारा दाखिल की जा सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका? और दूसरा ऑप्शन है केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन सी है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन डी है निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध दोनों व्यक्तियों द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है वह किसके द्वारा दाखिल की जा सकती है, ये आपको बताना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हैवियस कॉर्पस भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैवियस 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 कॉर्पस भी इसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और यह एक कानूनी रिट है। क्या है दोस्तों? यह कानूनी रिट है। इसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार अगर कोई व्यक्ति कर लिया जाता है तो उसको रिहाई मिल जाती है। किसके कारण? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के कारण यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको इसके द्वारा रिहाई मिल जाती है। और ये कहाँ पर दाखिल की जाती है? तो हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है। दो ही जगह दाखिल की जाती है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं उनमें यह दाखिल नहीं की जाती है, ये आपको याद रखना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को कौन दाखिल कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है कि निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। क्या की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है की जा सकती है। इसको हैवियस कॉर्पस भी कहते हैं और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में दाखिल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो आजीवक संप्रदाय था, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी स्थूलभद्र, ऑप्शन डी मक्खली घोषाल। चार ऑप्शन है। कमेंट करने का वही तरीका है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सही तो ए, बी सही तो बी और सी सही तो सी, डी सही तो डी। आप इस तरह से कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। इसका आंसर जो सही होगा, तो यहाँ पर बात करते हैं आजीवक संप्रदाय की। तो ये जो आजीवक संप्रदाय है यह नास्तिकवादी और भौतिकवादी संप्रदाय है। कौन सा है? नास्तिकवादी, नास्तिक नास्तिकवादी और भौतिकवादी संप्रदाय है यह। ये जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं वह किसको माना जाता है? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं मक्खली घोषाल को आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। ये आपको याद रखना। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है भारत की राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय क्षेत्र में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान रहता है, ये आपको बताना है। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय क्षेत्र में किसका कम योगदान रहता है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर कमेंट करिए अपना, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान रहता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक में आपका आता है कृषि, ये आपको याद रखना है। कृषि आता है प्राथमिक में और द्वितीयक में आता है उद्योग। उद्योग जो आते हैं वो द्वितीयक में आते हैं और तृतीयक में आते हैं सेवा।
सेवा। अब किससे सबसे ज़्यादा सबका सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है, तो यहाँ पर सभी की मैं बात करता हूँ कि कौन-सा है। 17% आपका यहाँ से कृषि से मिलता है और 30% के लगभग आपका उद्योग धंधों से मिलता है और 53% आपको मिलता है किससे? सेवाओं से। तो यहाँ पर सबसे कम की अगर बात की जाती है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम रहता है भारतीय राष्ट्रीय आय में। किसका योगदान सबसे कम रहता है? प्राथमिक क्षेत्र का, ये आपको याद रखना है। और द्वितीय क्षेत्र का रहता है 30%, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का रहता है 53%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124। 3-4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए कि कौन से अनुच्छेद में संविधान के जो अनुच्छेद है उसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर अनुच्छेद 103 है, अनुच्छेद 109 है, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124 है। फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। बात करते हैं यहाँ पर संविधान की। तो संविधान दिवस आपको पता है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 29 नवंबर को। और संविधान जब अंगीकृत किया गया था तो कब किया गया था? 29 नवंबर 1946 में इसको अंगीकृत किया गया था। 29 नवंबर 1946 में। इसमें भागों की संख्या है 22 और अनुसूचियां इसमें कितनी हैं ये आपको बताना है। तो अनुसूचियां हैं वर्तमान में 12 और पहले कितनी थीं? 8 थीं। 8 अनुसूचियां थीं, 4 अनुसूचियां इसमें बढ़ चुकी हैं और 395 इसमें अनुच्छेद थे जब बना था यह 395, लेकिन वर्तमान में 100 संशोधन होने के बाद में 448 इसमें अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 448। इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी जो अध्यक्ष इसके कहे जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष की बात अगर आती है, अस्थायी अध्यक्ष की, अस्थायी अध्यक्ष इसके सच्चिदानंद सिन्हा हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपको याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अध्यक्ष सबसे पहले किसे नियुक्त किया गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। और अगर स्थायी की बात करता है तो वह बाद में चुने गए थे, वह चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? बात चल रही है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110 यानी 110 में की गई है। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन आता है कि भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना किन शब्दों से स्टार्ट होती है? भारत की जो प्रस्तावना है तो वह हम भारत के, हम भारत के, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है प्रस्तावना। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की जनगणना होती है तो किसमें होती है? ऑप्शन ए है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन बी विकसित राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन डी है अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा कि आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गणना होती है पिछड़े राष्ट्र में होती है या विकसित में होती है या विकासशील में होती है या अर्ध विकसित राष्ट्र में होती है। फटाफट से आप आंसर कमेंट कीजिए अपना। तो यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। जो हमारा देश है विकासशील देश है, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की विकास की दृष्टिकोण से गणना की जाती है कि भारत जो है विकास के पथ, विकासशील देश है और विकास की तरफ वह क्या कर रहा है? बढ़ रहा है विकास की तरफ। पिछड़े राष्ट्र में भारत की गणना नहीं की जाती है, तो किस में की जाती है? विकासशील राष्ट्र में भारत की गणना की जाती है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध क्या होता है? तो आपको बताना है किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच में संबंध कैसा होता है? ऑप्शन ए है अनुलोम, ऑप्शन बी है प्रतिलोम, ऑप्शन सी समानुपातिक, ऑप्शन डी स्थिर। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मुद्रा के बारे में। तो भारत की जो मुद्रा है वो भारतीय रुपया है। क्या है? भारतीय रुपया।
भारतीय रुपया, भारत की जो मुद्रा है वह भारतीय रुपया है और इसका मुद्रण कौन करती है? तो दोस्तों आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई। आरबीआई का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके वर्तमान में जो गवर्नर है वह शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। ये आपको याद रखना है। और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है? सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है दोस्तों। यह क्या है? केंद्रीय बैंक। ये आपको याद रखना है। केंद्रीय बैंक है, किसका है? भारत का। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। और इस बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा कि मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है वह प्रतिलोम संबंध होता है। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। कौन कौन थे? पानीपत के जो तृतीय युद्ध में मारे गए थे, ऑप्शन ए है विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ। ऑप्शन डी है विश्वास राव एवं मल्हार राव होलकर। ऑप्शन सी है सदाशिव राव भाव एवं मल्हार राव भाव होलकर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, फटाफट से आप आंसर कमेंट कीजिए अपना जो भी आपका आंसर बनता है। बात करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध की। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में पानीपत का यह युद्ध हुआ था। और यह किस किस के बीच हुआ था ये भी आपको बताना है। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो अहमद अहमद शाह अहमद शाह और यह मराठों के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मराठों के बीच में। मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी दोस्तों? अहमद शाह की विजय हुई थी। और मराठा लोग जो थे वो हार गए थे। ये विजय किसकी हुई थी? अहमद शाह की। और जो अहमद शाह कहाँ का था? तो अफगान का आक्रमणकारी था। कहाँ का? अफगान का आक्रमणकारी था। ये आपको याद रखना है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ जो थे, दो दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे और इस युद्ध में मारे गए थे। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन का, किस किस के बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। 1761 में यह हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? तो कौन संबद्ध नहीं था? ऑप्शन बताना है आपको। ऑप्शन ए है इंद्र नारायण द्विवेदी। ऑप्शन बी गौरी शंकर मिश्र। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। फटाफट से आंसर अपना कमेंट कीजिए कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 है यहाँ पर, 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? इंद्र नारायण नहीं है, गौरी शंकर नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है या मदन मोहन मालवीय नहीं है। फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए इंद्र नारायण द्विवेदी, बी गौरी शंकर मिश्र, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू जो थे यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं रखते थे। किससे? यूपी किसान सभा से संबंध नहीं रखते थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू की। तो सबसे लंबे समय तक यह प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। पहले फर्स्ट जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वह कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और इन्होंने कब से कब तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था? तो 1947 से लेकर 1964 तक यह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे थे। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म यूपी के इलाहाबाद में। और कब हुआ था दोस्तों? तो 1889 में इनका जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है। और इनकी अगर पुस्तकों की बात की जाए, इनके लेखन कार्य की अगर बात की जाए, तो इन्होंने जो लेखन कार्य किया है दोस्तों वह है भारत की खोज, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत की खोज इनकी यह प्रसिद्ध पुस्तक है। और इनकी है एन ऑटोबायोग्राफी, विश्व इतिहास की झलक। इस तरह की इनकी जो पुस्तकें हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं एग्जाम की दृष्टि से। आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका है जवाहरलाल नेहरू। यूपी में स्थापित जो
किसान सभा थी 1918 में स्थापित हुई थी, उसमें संबंधित नहीं थे जवाहरलाल नेहरू, बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी संबंधित थे, गौरीशंकर मिश्र संबंधित थे और मदन मोहन मालवीय भी संबंधित थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह क्या है, ये आपको बताना है। सूरत में कोई वस्तुएं बनी हैं, यानी कि गुजरात में कोई वस्तु बनी है और उसको मुंबई या दिल्ली में बेचा जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रादेशिक व्यापार, ऑप्शन बी आंतरिक व्यापार, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन डी है मुक्त व्यापार। चार ऑप्शन है, फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों कि यह क्या है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सूरत में कोई वस्तु बनी है और मुंबई या दिल्ली में बेची जाती है तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको जो कहते हैं उसको प्रादेशिक व्यापार कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, प्रादेशिक व्यापार कहते हैं। यानी कि मुंबई एक स्टेट है और यूटी है, और मुंबई ये महाराष्ट्र में है और दिल्ली एक यूटी है और सूरत गुजरात में है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रादेशिक व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रादेशिक व्यापार कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आंतरिक व्यापार यानी कि अगर एक ही स्टेट की चीज़ एक ही में बेची जाती है तो उसको आंतरिक व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ अगर भारत में निर्मित हो रही है और वह किसी विदेश में जाकर के सेल हो रही है वहाँ पर, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान में खनिज तेल के जो विशाल भंडार हैं वह कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। जो राजस्थान से हैं वह इसका आंसर जरूर बताएंगे और कमेंट करेंगे दोस्तों आप भी, अगर इसका आंसर आपको आता है तो। अगर नहीं आता है तो बताने के बाद कमेंट कर दिया करें, क्योंकि बताने से उसके बाद आपको यह अच्छे से याद हो जाएगा। तो राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर और जोधपुर। बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। इसकी जो रैंक है फर्स्ट नंबर पर आती है किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है। कौन सी है, जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, किसको, राजस्थान की राजधानी को। अब बात करते हैं यहाँ के जो गवर्नर हैं, जो गवर्नर कौन है, तो वह कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र वहाँ के गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगर मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम की अगर बात करें, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वह अशोक गहलोत हैं। कौन है, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत वहाँ के कौन हैं, मुख्यमंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पहले नंबर पे आता है। बात करें अगर ये पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की अगर बात करें, तो यह 7वें नंबर पे आता है, यानी 7वें नंबर पर सबसे बड़ा पॉपुलेशन की दृष्टि से यह राज्य है। और यहाँ की जो राजभाषा है वह हिंदी है। हिंदी यहाँ की राजभाषा है, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ की साक्षरता की बात की जाए तो 66.1% यहाँ की साक्षरता है। कितनी है, 66.1% 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसकी जो विधानसभा में सीटें हैं वह 200 सीटें हैं। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में इसकी जो सीटें हैं वह 10 सीटें आती हैं, 10 सीटों पर प्रतिनिधित्व है। और लोकसभा की अगर बात की जाए तो 25 सीटों पर यह प्रतिनिधित्व करता है अपना लोकसभा में। तो दोस्तों बात चल रही थी यहाँ पर राजस्थान के में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो वह बाड़मेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, बाड़मेर में पाए गए हैं। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ये थे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि जीएस से रिलेटेड थे, आपके किससे, जीएस से, जनरल स्टडी से रिलेटेड थे। अब आगे आने वाले हैं 15 क्वेश्चन वो कि आपके साइंस से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं साइंस का। पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 वोल्ट के बोल्ट एक वोल्टता जनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। प्रवाहित धारा यानी आपको एम्पियर में आंसर आएगा। वोल्ट है आपका विभवांतर और वाट आपका सामर्थ्य का मात्रक होता है, जिसको पी जिसका सिंबल होता है। तो वोल्ट से वी डिनोट करते हैं, पी हमारा ये वाट हो गया और आई हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो ऑप्शंस दे रखे, ऑप्शन ए है 2 एम्पियर, ऑप्शन बी 5 एम्पियर, ऑप्शन सी 0.2 एम्पियर, ऑप्शन डी 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि वोट वाट
सॉरी वोल्ट वाट और एम्पियर में जो संबंध होता है वह क्या होता है, तो एक फॉर्मूला है दोस्तों, P बराबर वी आई होता है। P बराबर यानी सामर्थ्य बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, इसका आंसर फॉर्मूला होता है, तो इसी से हम निकालेंगे। तो I बराबर आपका हो जाएगा P बट्टे वी, P बट्टे वी आई बराबर हो जाएगा, और P की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 40 पी की वैल्यू है, और बट्टे कर देंगे 200, तो जीरो से जीरो खत्म, 4 से 1 कटा 5 बार, यानी 1/5 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.2 आपका एम्पियर में आंसर आएगा। ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वह आप बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगाओगे उसको करने में, फटाफट से उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे कि 200 वोल्ट के एक वोल्टता जनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा जाता है, तो वोल्ट में प्रवाहित धारा का मान होगा 0.2 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है मार्फिन किससे प्राप्त होता है। मार्फिन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो मार्फिन जो प्राप्त होता है वो किससे होता है, फूल से होता है, पत्ती से होता है, जड़ से होता है, या तना से होता है। फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट करेंगे। जो मार्फिन होता है वह किससे प्राप्त होता है दोस्तों। मार्फिन के बारे में आपको जानना भी ज़रूरी है। मार्फिन जो है एक तरह का नशीला पदार्थ होता है, ये आपको आना चाहिए। और यह अफीम, इसका जो पृथक्करण हुआ वह अफीम से हुआ था। किससे हुआ था, अफीम। अफीम यानी मार्फिन दोनों एक ही कुल के ये मादक पदार्थ हैं। और ये इसका जो सेवन करने से दोस्तों क्या होता है, इसके फायदे क्या होता है कि दर्द दूर हो जाता है, कितना भी पुराना दर्द हो दर्द खत्म हो जाता है, और नींद भी अच्छी आती है। नींद भी अच्छी आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह पुराने से पुराने दर्द को भी कम कर देता है, और जो तीव्र दर्द होता है उसमें यह सहयोग प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, उस दर्द से निजात प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, मार्फिन प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं इसके करेक्ट आंसर की। तो ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी तना। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी एकदम करेक्ट है कि जड़ से मार्फिन को प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, जड़ से प्राप्त किया जाता है। तो सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। तो ऑप्शन ए आधा होता है, 6 गुना कम होता है, 2 गुना होता है, या 6 गुना अधिक होता है। आपको बताना है। यदि आपने फिजिक्स पढ़ी है इंटरमीडिएट यानी 12th में यदि आपने फिजिक्स पढ़ी है, तो आपको ये पता होगा कि चंद्रमा में पृथ्वी में जो भार का जो अनुपात होता है वह कितना होता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, आप बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए। ए ऑप्शन है आधा, ए बी ऑप्शन 6 गुना कम, सी ऑप्शन 2 गुना, और डी ऑप्शन है 6 गुना अधिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि 6 गुना कम पृथ्वी पे जो मान 6 गुना, यानी पृथ्वी का पर किसी पिंड का भार जो है वह 60 ग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका जो भार होगा वह 10 किलोग्राम होगा। यहाँ 60 किलोग्राम भार अगर यहाँ से लिया जाए तो वहाँ पर चंद्रमा पर वह 10 किलोग्राम भार के बराबर होगा। लेकिन उसका जो द्रव्यमान होगा वह उतना ही वहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों भार की बात की गई है कि पृथ्वी की तुलना में कितना अधिक या कम होता है, तो 6 गुना कम हो जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम से राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बात करते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी पर कुछ दिए हुए जो गैसें होती हैं उनका परसेंटेज कितना होता है। तो नाइट्रोजन जो पृथ्वी पर पाई जाती है उसको 78% नाइट्रोजन पृथ्वी पर पाई जाती है, और ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। तीसरा आपका क्वेश्चन आता है कि कार्बन कितनी पाई जाती है। तो कार्बन का जो परसेंटेज है 0.03% पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन आपके 78% पाई जाती है। और पृथ्वी को एक और नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से भी पृथ्वी को जाना जाता है। बात करते हैं यहाँ चंद्रमा की। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है, उपग्रह। किसका, चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है दोस्तों, उपग्रह है। पृथ्वी नंबर है 4। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट घंटा है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। ऑप्शन ए दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, दूसरा है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, तीसरा है
10 जूल और चौथा है 9 जूल। यानी ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा में KWH का मान कितना होता है जूल में, आपको बताना है। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटे के बराबर होता है। और वाट जो एसआई मात्रक है किसका है दोस्तों, यह शक्ति का मात्रक है, किसका है, पावर का मात्रक है वाट। और किलोवाट घंटा भी पावर का मात्रक है, ये आपको याद रखना है। तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, आपको ये याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है कौन सा होता है। जो रासायनिक पदार्थ है वो रक्त का थक्का बनाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि रक्त का थक्का कैसे बनता है और किससे बनता है, कौन सा वो रासायनिक पदार्थ होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फेलोक्विनोस, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी है साइनोकोबाल्मिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेलोक्विनोन, थाइमीन, साइनोकोबाल्मिन और इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कमेंट करें दोस्तों, क्या है इसका आंसर। तो बात करते हैं यहाँ पर अब रक्त के थक्के की। तो जो रक्त का थक्का जो बनता है विटामिन के से बनता है, किसके, विटामिन के जो हमारी सहायक होती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। और विटामिन के जो स्रोत होते हैं वह आप समझ लीजिए तो हरी सब्जियों में विटामिन पाई जाती है। हरी सब्जी में जो विटामिन पाई जाती है, और कौन सी पाई जाती है, के विटामिन पाई जाती है। और सरसों का साग आपने सुना होगा, सरसों का साग और मक्के दी रोटी जो पंजाब का आपका फेमस है। तो सरसों का जो साग होता है, सरसों का साग में भी विटामिन के पाई जाती है। सरसों के साग में, लाल मिर्च में भी आपकी विटामिन पाई जाती है, लाल मिर्च में विटामिन पाई जाती है। मूली में भी विटामिन के पाई जाती है, मूली में विटामिन के। और अंडा में विटामिन के पाई जाती है, अंडा में। और केले जो होते हैं उनमें भी विटामिन के पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अब इस विटामिन की कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये इस विटामिन की कमी अगर ज़्यादा होती है तो उससे कैंसर की भी बीमारी हो सकती है, हृदय की भी बीमारी हो सकती है, और रक्त का बहाव भी बिल्कुल कम नहीं होगा, बंद नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा विटामिन अगर के की कमी होती है तो। तो दोस्तों ये विटामिन के की कमी से ही रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के अगर प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में है तो वह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो फेलोक्विनोन जो होता है दोस्तों वह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। यह रासायनिक पदार्थ है जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं कौन हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी ली एन फियोग, ऑप्शन सी है एन रसेल, ऑप्शन डी टिम बर्नस ली। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। इसमें आपका आंसर जो सही होगा उसको कमेंट करेंगे फटाफट से दोस्तों। तो WWW यहाँ 3 बार W है, यहाँ 3 बार W है। तो WWW का मतलब क्या होता है, तो W से एक से वर्ल्ड बनता है, दूसरे से वाइड बनता है, तीसरे से वेब बनता है। ये इसका हिंदी में अगर देखा जाए तो विश्वव्यापी वेब के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो आविष्कार किया था वह किसने किया था दोस्तों, फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए कि इसका जो आविष्कार किया था वह किसने किया था। तो टिम बर्नस ली ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। किसने, टिम बर्नस ली ने आविष्कार किया था। किसका किया था, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था वो टिम बर्नस ली ने किया था। इसके बारे में अगर और भी आपको जानना है तो आई बटन पे दिए गए सेशंस को आप देखिए, उसमें भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है कि टिम बर्नस ली ने किस सन में इसको, कहाँ पर इसका आविष्कार किया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, मरीचिका का कारण है। तो मरीचिका का क्या कारण है, मरीचिका जो बनती है वो किस कारण से बनती है। ऑप्शन देख लेते हैं। तप्त भूमि द्वारा परावर्तन है, ऑप्शन बी वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी है प्रकाश का विवर्तन। 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कीजिए अपना आंसर कौन सा है, ए बी सी डी। अब बात समझ लेते हैं मरीचिका होती क्या है। तो मरीचिका दोस्तों ज़्यादातर बनती है रेगिस्तान में बनती है। कहाँ बनती है, रेगिस्तान में। आप
आप अगर दूर से देखेंगे तो आगे जाकर थोड़ा-सा देखने को मिलता है कि वहाँ पर कुछ पानी जैसा लगता है आपको। क्या लगता है? पानी जैसा लगता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है। एक तरह से देखने को वहाँ पर छाया-सी लगती है, लेकिन जाकर पता चलता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है। मरीचिका मतलब आपका समझ चुके होंगे कि एक तरह सा भ्रम होता है हमें देखने के बाद में कि हाँ, यहाँ पर कुछ है, लेकिन वहाँ पर रेगिस्तान में कुछ नहीं होता है, पानी का नाम निशान भी नहीं होता है। तो ये किससे के कारण होता है दोस्तों? मरीचिका का जो कारण है वह कौन-सा कारण है ऐसा जिसके कारण ये होता है? तो वायु की परतों द्वारा परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वह मरीचिका का कारण होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मरीचिका का कारण है तो वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही मरीचिका का कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर दोस्तों, फूलगोभी का विटेल रोग, फूलगोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो फूलगोभी में जो विटेल रोग होता है वह किस कमी तत्व की कमी से होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन है जेड, जिंक होता है ऑप्शन बी, एमओ मैलिब्डेनम होता है ऑप्शन सी है, सीयू कॉपर होता है ऑप्शन जी, एमजी मैग्नीशियम है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। चार ऑप्शन में फटाफट से आप आंसर कमेंट कीजिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एमओ, एमओ हो जाएगा। और एमओ का जो नाम होता है वह मैलिब्डेनम होता है। क्या होता है? मैलिब्डेनम। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 42 होता है दोस्तों। यह हमारे आवर्त सारणी में दे रखा है। मैलिब्डेनम जो हमारा एक तत्व है, इसकी कमी से ही फूलगोभी में बिटेल रोग हो जाता है। ये आपको याद रखना है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 42 होता है। आपको याद रहना चाहिए, इसको मैलिब्डेनम बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके बनाती है। तो क्या बनाती है क्लोरीन जब बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करती है? तो जिप्सम बनाती है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाती है, या कैल्शियम क्लोराइड बनाती है, या ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। चार ऑप्शन फटाफट से ए, बी, सी, डी फटाफट आंसर कमेंट करें। अगर क्लोरीन की जो क्रिया है बुझे चूने के साथ करा दी जाए तो प्रतिक्रिया करने के बाद में परिणाम स्वरूप क्या निकलता है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। फटाफट से आंसर कमेंट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन की अगर बुझे चूने से प्रतिक्रिया कराई जाए तो वह ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो नाम होता है वह कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोक्लोराइड, क्लोराइड इसका क्लोराइड क्लोराइड इसका नाम होता है। क्लोराइड इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है सी कोष्टक में ClO का होल ट्वाइस, ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। और यह पानी शुद्ध करने के काम में आता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग किया जाता है पानी शुद्ध करने के काम में किया जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो क्लोरीन को अगर बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर देती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, थाइमीन है। तो थाइमीन क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों अपना यहाँ पर कि थाइमीन है क्या? विटामिन सी है, या B2 है, या B6 है, या B1 है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। विटामिन क्या है दोस्तों? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि अल्प मात्रा में हमारे शरीर को उनकी आवश्यकता होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन में थाइमीन किसका नाम है? विटामिन B1 का है, या B6 का है, या B12 का है, या सी का है? तो सी का तो दोस्तों आपको पता है, यह खट्टे फलों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? खट्टे फलों में पाई जाती है। इसका जो नाम होता है वह स्कर्वी, इसका जो रोग होता है उसे स्कर्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कर्वी रोग इससे हो जाता है, इसकी कमी से। और इसका जो नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो थायमीन जो आपका पाया जाता है वह विटामिन बी में पाया जाता है, यानी B1 का नाम जो होता है वह थायमीन होता है। अब इसकी कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं? तो पैरों में सूजन आ जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है। स्रोत इसके क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दाल, सब्जी, बादाम आदि इसके स्रोत होते हैं। किसके? विटामिन B1 के। किसके? थायमीन के। ये आपको याद होना चाहिए।
और ये विटामिन बी जो होती है वो भी कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें कई तरह के विटामिन्स आते हैं, बी1 है, बी2 है, बी6 है, बी12 है, आदि विटामिन्स इसमें आते हैं। तो जो बी1 का जो नाम होता है वो थायमीन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो वृक्षों की आयु जो वर्षों में निर्धारित की जाती है, किस बेस पे निर्धारित की जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई के द्वारा, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, और इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। तो जो वृक्ष होते हैं हमारे, जो वृक्ष होते हैं बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो उनकी जो वर्षों में निर्धारित आयु की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है। तो नीचे जो वृक्ष होते हैं वह मोटे होते हैं और ऊपर जो वृक्ष होते हैं वह पतले होते हैं। तो इनमें इस तरह के बलय आ जाते हैं, किस तरह के बलय आ जाते हैं, इस तरह के जो तने में उनके बलय आते हैं उनकी संख्या से उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों किससे किया जाता है, संख्या से। तो इसमें ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, के ऑप्शन सी क्या कहता है कि वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। किसकी आयु का, वृक्षों की आयु का निर्धारण किसके आधार पर, कि वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है। आपको बताना है जो विटामिन है उसका कौन सा समूह जल में घुलनशील है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए कॉमा डी विटामिन, ऑप्शन बी है विटामिन डी और विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन ए विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन सी और विटामिन बी। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे वसा में घुलनशील होते हैं। जो वसा में घुलनशील होते हैं वह जल में घुलनशील नहीं होते, और जो जल में घुलनशील होते हैं वह वसा में घुलनशील नहीं होते। तो यहाँ पर इस तरह से भी विटामिनों का वर्गीकरण किया गया है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कौन से वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बी और सी जो विटामिन है आपके, वह जल में घुलनशील होते हैं। जैसे कि विटामिन बी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में स्रोत इसका आंवला और नींबू होता है। अगर नींबू को हम जल में निचोड़ देते हैं तो वह जल में घुल जाता है। तो इससे पता चलता है कि विटामिन सी हमारी जल में घुलनशील है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको विटामिन सी यहाँ पर याद हो जाता है कि जल में घुलनशील है, तो बाकी किसी ऑप्शन में विटामिन सी नहीं दिया है आपके लिए कि वहाँ पर आपको ये सोचना पड़े कि अब बी घुल सकता है कि नहीं घुल सकता है। तो केवल दो विटामिन ऐसे हैं वह जल में घुलनशील हैं, बाकी ए डी ई के, ए डी ई और के, ये चारों विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते। अब बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी का जो नाम होता है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यह खट्टे फलों में ज़्यादातर पाया जाता है। और यहाँ पर विटामिन बी की अगर बात करते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, या बी1 बी2 बी6 बी12 आदि विटामिनों में यह वर्गीकृत किया जाता है। तो ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। तो विटामिन क्या है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। विटामिन हमें खाना बहुत ज़रूरी है, या अल्प मात्रा में लिया जाता है, इसको अधिक मात्रा में नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है। सी और बी को, बी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, बाकी जो विटामिन बचते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं, और इसके अतिरिक्त तो कोई भी विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फटाफट से इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा, जब सूर्योदय निकलने वाला होता है, यानी जब सूर्य निकलने वाला होता है तो कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे सूर्य निकलने वाला है तो उससे पहले कुछ लालिमा यहाँ पर छा जाती है दोस्तों, ये भी इसका एक कारण होता है। तो इसका किसका कारण होता है, यानी कि हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पहले से ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ सूर्य निकल रहा है, लेकिन वास्तविक निकलता है कुछ मिनटों बाद। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा सब पता चलता है। और जो लालिमा जो छा जाती है वह किसके कारण छाती है दोस्तों, को प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही छाती है। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर बात की जाती है तो हीरा जो चमकता है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैंगनी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, लाल पीला नीला बैंगनी। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है, लाल है, पीला है, नीला है, बैंगनी है,
जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो बर्ड विक्षेपण अगर आपने सुना है तो वहाँ पर जो कलरों का जो एक समूह बनता है, जो 7 कलर होते हैं आपके, उनका जो समूह बनता है वह एक तरंग दैर्ध्य के हिसाब से, और रंगों का जो बनता है इंद्रधनुष वाली जो एक आपने देखी होगी घटना जो होती है, तो सबसे नीचे कौन सा कलर, फिर ऊपर कौन सा, फिर ऊपर कौन सा, इस तरह से जो कि आपका तरंग दैर्ध्य के हिसाब से बनता है। तो तरंग दैर्ध्य के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बैंगनी कलर होता है वो उस तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है। बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है। ये आपको याद रखना है। इसीलिए जो रेड लाइट पे जो प्रयोग किया जाता है, जो स्टेशन सिग्नल में जो प्रयोग की जाती है, वो लाल रंग की इसलिए की जाती है ताकि दूर से ही यह दिखाई दे जाता है, और बैंगनी कलर जो होता है वह फैल जाता है, उस वजह से उसको दूर से नहीं देखा जा सकता है। तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है। ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं अब इसकी तरंग दैर्ध्य के हिसाब से कौन कौन से होते हैं। तो सबसे नीचे आता है बैंगनी, फिर उसके बाद आता है जामुनी। जामुनी जो कलर होता है, बैंगनी के बाद जामुनी, फिर आता है नीला, फिर आता है दोस्तों नीला, फिर उसके बाद आता है हरा, हरा आता है, फिर उसके बाद आता है पीला, पीले के बाद आता है फिर नारंगी, नारंगी के बाद आता है फिर आपका लाल। ये आपके 7 रंग होते हैं, बैंगनी, जामुनी, हरा, पीला, सॉरी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरह से इनका क्रम बनता है दोस्तों। तो एक बार देख लीजिए, बैंगनी सबसे पहले, फिर उसके बाद जामुनी, जामुनी के बाद में फिर आता है नीला, नीले के बाद आता है हरा, हरा के बाद पीला, पीले के बाद आता है नारंगी, नारंगी के बाद आता है लाल। तो लाल रंग की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य, उससे कम लाल रंग की सबसे ज़्यादा, उससे कम नारंगी, उससे कम पीला, उसके कम हरा, उसके कम नीला, और उसके कम जामुनी, और सबसे कम होती है वो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 है। आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है निकिल, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी कैडमियम। कैडमियम, जस्ता, निकिल, तांबा, 4 ऑप्शन दिए हैं, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 3d10 की, 3d10 और 4s1 की। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह कैसे होता है, आप यहाँ पर इसको एक बना लीजिए। तो यहाँ पर 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s2, 3s2 और 3p6, 3p6 और 3d10, 3d10 और 4s1। ये यहाँ पर अब आपको देखना है कि कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6 आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर हैं 2, ये 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 10 28 और 1 29। तो यहाँ पर 29। अब 29 किसका जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है, ये आपको बताना है किसका होता है 29 परमाणु क्रमांक। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो तांबा जो होता है Cu का जो होता है वह 29 होता है। Cu का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 29 होता है। तो 3d10 और 4s1 में 29 हमारे जो हैं इलेक्ट्रॉन हैं, और 29 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में होते हैं, Cu यानी कॉपर में होते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किसका होता है, तांबे का होता है। तो दोस्तों 15 क्वेश्चंस थे इसके साइंस के, और 10 क्वेश्चंस थे आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड थे, और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे हमने इसमें डिस्कस किया, और जो फैक्ट थे उनके हिसाब से वो भी क्लियर किए, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है जनवरी में, और उससे पहले हम चाहेंगे कि आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आएँ, और वह हिंदी की सीरीज़ होगी। उसमें 1000 क्वेश्चंस को कवर कराने का हमने टारगेट रखा है, और जो भी आएगा उसी सीरीज़ में से आएगा, ये आपको बता रहे हैं। और आपको उस सीरीज़ को करने के बाद में कहीं से कोई भी क्वेश्चन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस सीरीज़ को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ ही समय में, 1 या 2 दिन में। तो उसका टाइम भी आपको बता दिया जाएगा, जो भी सेशन आएगा उसी में। तो बने रहिए, उस सीरीज़ को भी करिए, और यहाँ पर आप फैक्ट टू फैक्ट अपनी तैयारी को भी करते रहिए। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।